हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन की लाइट जब अर्थ के सरफेस पे आती है तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है और कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है। तो वो किस तरह ट्रैप होती है? तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, तो वो सनलाइट उनसे टकरा कर वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्रॉपरली वापस नहीं जा पाती। तो इस प्रोसेस से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहता है और इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साल 2020 ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से एक बहुत ही ख़राब साल रहा, क्योंकि इसमें ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से हमारे अर्थ को बहुत ही नुकसान हुआ। जिस तरह से यूएसए में जो वाइल्ड फायर्स हुई कैलिफोर्निया स्टेट में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई, या फिर सर्बिया में जो हाई टेम्परेचर्स हुए, तो ये सारी क्लाइमेट चेंज के रीज़न से। या फिर रिसेंटली जो कनाडा में हीट वेव हुई है जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए हैं, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज के कैटास्ट्रॉफिक नुकसानकार इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज को एनहेंस करने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और अगर इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें तो हम क्लाइमेट चेंज को डिक्रीज़ कर सकते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को तबाही से बचा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला फैक्टर है CO2 लेवल्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन आवर एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो रिकॉर्डली जो टाइम टू टाइम वो बहुत इंक्रीज़ होते रहे हैं। तो सबसे जो ज़्यादा रिकॉर्ड लेवल हुआ है वो ईयर 2020 में हुआ है, और मई 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 417 जो ppm कार्बन CO2 जो एटमॉस्फेयर में ऐड हुए हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल एज से लेकर आज तक हमने एटमॉस्फेयर में 45% कार्बन को इंक्रीज़ किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने लास्ट 60 ईयर्स में 100 पार्ट पर मिलियन CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ऐड किया है। अब CO2 के इस अमाउंट के एडिशन से एटमॉस्फेयर से क्या होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि सन की जो प्रॉपर लाइट है वो एटमॉस्फेयर के इन गैसेज की वजह से जो है वो रिफ्लेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाती, तो वो टेम्परेचर जो है वो हमारे अर्थ पे ही ट्रैप होता रहते हैं सनलाइट, तो जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और उसकी वजह से फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिस तरह से हमने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस किया। हमारा सेकंड फैक्टर है रिकॉर्ड हीट। तो फिर हम टाइम टू टाइम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिकॉर्ड हीट्स हैं तो उसमें भी बहुत ही इजाफा हुआ है, और साल 2020 रिकॉर्ड हीट से रिलेटेड सबसे गर्म साल था। और जो डिकेड है 2011 से 2020 तक, इसको हॉटेस्ट डिकेड कहा जाता है। ईयर 2020 में जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 1.2 डिग्री हायर देन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईयर इन दी 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी से अब तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा अर्थ का 1.2% बढ़ा है। और इस टेम्परेचर की इंक्रीज़ की वजह से जो हमारे ओशंस हैं उसमें भी एक प्रोसेस होता है, उसका पानी जो है वो गर्म, मतलब कि उसका जो लेयर्स होती हैं वाटर की वो गर्म हॉट हो जाती हैं। तो 2016 में एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसको एल नीनो इवेंट कहा जाता है। तो इस एल नीनो इवेंट में क्या होता है कि जो ओशन की वाटर लेयर्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। फिर 2020 में इसके अपोजिट एक प्रोसेस हुआ था जिसको ला नीनो इवेंट कहते हैं। तो ला नीनो इवेंट में क्या होता है कि जो ओशन की जो वाटर लेयर्स होती हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है, तो फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से उनका टेम्परेचर कुछ जो है वो लो हो जाता है। तो इस इवेंट को एल नीनो इवेंट कहते हैं। तो हॉट रिकॉर्ड हीट की वजह से जो हमारी वाइल्ड फायर्स होती हैं, जिस तरह से हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया में हुई या यूएसए में हुई, तो ये रिकॉर्ड हीट की वजह से ही होती है। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है आर्टिक आइस। तो आर्टिक आइस भी जो है वो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से? तो ईयर 2020 में जो सर्बियन रीजन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि उस रीजन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर राइज की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की आइस जो है वो साल्ट आइस वो मेल्ट हो रही है जल्दी जल्दी।
तो वहाँ की आइस बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए दो फंक्शन करती है। एक तो जो सन से लाइट आती है उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है आइस से, तो उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। और दूसरा वहाँ पर जो इस टेम्परेचर राइज की वजह से फ्रीजिंग ऑफ द आइस जो विंटर में होती है, तो वो भी थोड़ा लेट हो गई, उसको थोड़ा डिले हो गए 2-3 महीने इस टेम्परेचर राइज की वजह से। और अब वहाँ की जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो रही है, तो सनलाइट भी प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और रिफ्लेक्ट होने के बजाय वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है वो जो आइस की लेयर्स हैं। इसकी वजह से उसकी मेल्टिंग प्रोसेस तेज़ हो रहा है। तो ये मेल्टिंग ऑफ द आइस भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सी लेवल्स को भी बढ़ा सकता है, तो ये भी हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही नुकसानकार है। हमारा चौथा फैक्टर है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसे रीजन को कहते हैं जिसका जो एटमॉस्फेयर या सोइल है वो 2 साल तक कंटिन्यूसली फ्रीज रहे। तो परमाफ्रॉस्ट जो रीजन्स होते हैं उसकी सोइल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। अगर इस परमाफ्रॉस्ट में कोई भी नेचुरल डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये CO2 या मीथेन ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, जो कि अगेन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही नुकसानकार है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो मीथेन गैस है वो 80 टाइम्स जो है वो हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू CO2। तो ये परमाफ्रॉस्ट भी ह्यूमन एक्शंस की वजह से डैमेज होने लगे हैं। जिस तरह से रिसेंटली रशिया के एक रिवर में जो है वो 20,000 टन जो शिप डीजल लेकर जा रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो सारा जो डीजल था वो दरिया में ही बहने लगा। तो ये वहाँ के रीजन की जो सारी परमाफ्रॉस्ट लैंड होगी उसको जाहिर बात है नुकसान पहुँचाएगा। जो हमारा 5वां फैक्टर है वो है फॉरेस्ट यानी जंगलात। सिंस 1990 से लेकर आज तक जो दुनिया ने 175 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट लूज़ किए हैं, यानी कि 175 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट दुनिया से डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं अब तक। ग्लोबली अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो फॉरेस्ट हैं वो ग्लोबली भी डिक्लाइन हो रहे हैं। और वो कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो है ब्राज़ील, DR कोंगो और इंडोनेशिया। 2020 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन थी वो पीक पे रही। जो हमारे लैंड पे 45% कार्बन है वो ट्रीज़ और जो फॉरेस्ट सोइल है उसमें स्टोर्ड है। अगर फॉरेस्ट सोइल या ट्रीज़ किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो तो इनका इकोसिस्टम, तो ये 45% कार्बन भी हमारे एनवायरनमेंट में आ सकती है, जो कि अगेन हमारे लिए कैटास्ट्रॉफिक नुकसानकार या हार्मफुल है। तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कैंपेन शुरू किया 1 ट्रिलियन ट्रीज़ की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स नए ट्रीज़ लगाने के बजाय हम जो पुराने वेल इस्टेब्लिश पहले वाले इकोसिस्टम से उनको प्रिजर्व करें, क्योंकि जब वो इको सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जो न्यू ट्रीज़ हम प्लांट करेंगे वो सिर्फ जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन है उसको कुछ % तक कम करने में हेल्प करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 5 फैक्टर्स क्रूशियल इन एनहांसिंग दी क्लाइमेट चेंज। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।